वेलकम टू कानूनी चर्चा। तो आज हम दोबारा एक नए टॉपिक, एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ हैं। तो मेरे साथ आज डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज दर्शकों आपको जो इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी कि आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है। तो ये 2019 से कंटिन्यूसली ये मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर साल की थीम अलग अलग होती है। तो हम अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो इसके साथ मैंने एक कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्टर साहब रखा है कि कहते हैं ना, सेफ्टी जहाँ खत्म होती है तो वहाँ नेग्लिजेंस होती है, मेडिकल नेग्लिजेंस। तो हम उसको आज टॉपिक इसके साथ जोड़ रहे हैं, ये जो है पेशेंट सेफ्टी एंड मेडिकल नेग्लिजेंस, जो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताइए कि ये जो पेशेंट की सेफ्टी, हाउ इट इज टू बी मेंटेन्ड, और ये थोड़ा सा फिर आगे हम बात करेंगे। और ये आज दिन के बारे में बता दीजिए, जो आपका ये आज वर्ल्ड जो पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया, और इस साल की थीम क्या है, ये थोड़ा सा इसमें। नमस्कार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 से कुछ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एक मीटिंग हुई, उसमें पता लगा कि दुनिया भर में काफ़ी मेडिकल सेफ्टी जो नहीं है, जिसकी वजह से नेग्लिजेंस हो रही है। तो उसको हम कहते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है। तो 2019 के बाद ये हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता था। तो इस साल का जो थीम है, इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी, यानी कि अगर हम लोग डायग्नोसिस ही इम्प्रूव कर लें तो पेशेंट की 90% सेफ्टी करेक्ट हो जाती है। अब डायग्नोसिस खाली इम्प्रूव करना नहीं है, एक तो हमने करेक्ट डायग्नोसिस बनाना है, नंबर 1। दूसरा, हमने डायग्नोसिस मिस नहीं करना है। कई बार हम कहते हैं पेशेंट नॉर्मल, कुछ भी नहीं हो, मिस हो गया। तीसरा, हमें डायग्नोसिस बनाया है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको ये बीमारी है और अगर आपका यही नहीं इलाज हो पाता, आपके पास ऑप्शन है, कहीं और भी जा सकते हैं। तो डायग्नोसिस बनाने के बाद आपको पेशेंट को भी बताना है कि ये डायग्नोसिस बनाया है, तो अब इसके क्या क्या फ्यूचर एक्शन प्लान्स हैं। तो ये पेशेंट सेफ्टी के बारे में था कि डायग्नोसिस इस साल का थीम। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल की जो थीम रहे हैं, अगर मैं थीम का हेडिंग ही बोलूँगा, आपको पता ही चल जाएगा पेशेंट सेफ्टी होती क्या है। जैसे आपको पता 2020 में कोविड स्टार्ट हुआ, उस साल जो हमारे वर्कर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर, जब वो टेस्ट लेने जाते थे घर घर में, उन पर पथराव किया जाता था, पर्टिकुलर यूपी बिहार में। तो उस साल का थीम था सेफ्टी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो 2021 में भी कोविड था, तो उस दौरान मदर और चाइल्ड को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा रहा था। तो उस साल का थीम रखा गया मदर एंड नियोनेटल केयर एंड सेफ्टी। तो इसी तरह 2022 में हमें लगा कि काफी स्पूरियस मेडिसिन मार्केट में आ रही हैं और जेनरिक मेडिसिन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। तो मेडिकेशन सेफ्टी उस साल का थीम था। तो पिछले साल 2023 में जो थीम था, पेशेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट सेफ्टी, यानी कि हम पेशेंट को ही इन्वॉल्व करेंगे पेशेंट सेफ्टी में। जैसे पेशेंट को भी जागरूकता बढ़ाएंगे पेशेंट में। जैसे एक पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट है, कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं ट्रॉली से और पेशेंट के कई बार गिर जाता है। ऑलरेडी हॉस्पिटल का एक स्टाफ होता है एनओ, लेकिन वो काफी नहीं होता है। तो पेशेंट के अटेंडेंट को भी हम थोड़ा सा अवेयर किया हमने। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि हमारा एपिसोड लंबा ना हो जाए। तो ये साला इस साल का जो आपने कहा, डायग्नोस्टिक पे ज्यादा कंसंट्रेशन देंगे, और तो डायग्नोज तो डॉक्टर करता है, बिल्कुल। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड जो कि हर एक का जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है कि किसी डिजीज को, किसी पेशेंट को देख के डायग्नोज करना, तो इसमें कोई क्या, कैसे डायग्नोज आप करते हो? क्या इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और इससे ही गलतियां होती हैं और मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाती है। देखिए, जो डायग्नोसिस जो है, ये एक बहुत ही टफ काम है डॉक्टर के लिए। अगर डायग्नोसिस बन गया, ट्रीटमेंट तो आप गूगल से लोग देख लेते हैं। सो डायग्नोस, जब भी पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है, जब वो पहली उसकी मुलाकात होती है, पहली विजिट होती है, कभी भी वो कंफर्मेशन डायग्नोसिस नहीं लिखेगा, वो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाएगा। और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनता है जब पूरी तरह उसके टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं।
हॉस्पिटल में भी जब पेशेंट आता है फाइल के ऊपर प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखा जाता है और 1 या 2 दिन में जब उसके टेस्ट कंप्लीट होते हैं तो हम एक कंक्लूजन पे अराइव करते हैं। अभी आपके एक एक मैं पूछता जाऊंगा ताकि मुझे भी याद रहे कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। तो आपने कहा कि टेस्ट जरूरी होते हैं, तो जो एक टाइम पे था, आप पुराना देखो, वो नाड़ी देख के डॉक्टर बता देते थे तो जो की हार्ट बीट में ही कि क्या इसको रोग है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। आज डॉक्टर्स हमारे काफी टेस्ट दिखाते हैं, मैं नहीं है कि टेस्ट दिखाएं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हमारे पास टेस्ट हैं तो उससे डायग्नोज होता होने में तो मतलब मैं थोड़ा easy आपको होता है। इसकी एग्जांपल ये दूंगा। मेरे पास एक पेशेंट आता है। कौन सा जो एक कैसे टेस्ट होते हैं नहीं मैं क्लिनिकल, हाँ, जब वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बताइए। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको यूरिन में ब्लड आ रहा है ठीक है, और उसकी हिस्ट्री मैंने ली, मुझे शक पड़ गया इसको किडनी का कैंसर है, लेकिन मैं प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाऊंगा सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी, क्योंकि कल को कोर्ट में भी कोई जा सकता है, हम ठीक। नहीं जा सकते कह सकते डायग्नोसिस। हाँ, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। मैं उसका एमआरआई सीटी कराऊंगा, उसके बाद उसकी बायोप्सी लूंगा। बायोप्सी के बाद जब वो माइक्रोस्कोप बता देगा ये कैंसर वही है, फिर मैं कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनाऊंगा और फिर मेरा उपचार, सही उपचार स्टार्ट होगा। ये एक जो आप बता रहे हो एक प्रोसीजर, प्रोसेस और प्रैक्टिस, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो अगर कोई इससे हट के बात करे, हाँ, इससे हटके ये जो कॉमन बीमारी है, जैसे किसी को डायरिया हो गया, गला खराब हो गया, उसमें हम लोग सीधा ही डायग्नोसिस बना लेते हैं। नहीं, मेरा वो नहीं है। समझो एक सेट प्रोसीजर है, जैसे आपने इसका बता दिया, हाँ। जिसको ब्लड में यूरिन में ब्लड आ रहा था, तो इसका एक स्टैंडर्ड है मैं क्या क्या करना हूँ। तो हर एक डिजीज का अलग अलग होगा, हर एक डिजीज का सिकनेस का अलग हर एक होगा, बीमारी का डिफरेंट प्रोटोकॉल है। तभी आपने देखा जब भी पेशेंट तो हॉस्पिटल मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है, ये मैं समझ गया आपका कि आप डायग्नोज का एक तो मेरा क्या है कि अगर कोई इससे हट के करे जो, तो क्या हर एक डॉक्टर एक ही प्रैक्टिस प्रोसेस प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, कुछ स्टैंडर्ड है डायग्नोज करने का? ये मैं बोल रहा हूं। देखिए सर, इसमें कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस है, वो पेशेंट की हिस्ट्री, उसका एग्जामिनेशन और उसका सारा करके उसने अपने मन में 100% डायग्नोसिस कंफर्मेटरी बना लिया, लेकिन वो पेशेंट को बताएगा नहीं, क्योंकि आजकल ये लीगल सेटिंग्स की वजह से वो नहीं बता पाता। आज से 10 साल पहले हम बता भी देते थे आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको इशारा मार देते हैं, भाई हमें शक लग रहा है आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन एक तो टेस्ट फिर आप मेडिकेशन शुरू कर देते हो। हाँ, इसकी जो हम मेडिकेशन नहीं करते, हम स्टार्ट, हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर देते हैं start। जैसे पेशेंट को बुखार है, बुखार की दवाई, खांसी है, खांसी की दवाई, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे देंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद होता है डायग्नोसिस पे अराइव करना है, जो कि मैं अब आजकल के हालात ऐसे हैं 90% क्लिनिक्स में डायग्नोसिस नहीं बन रहा है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। इसीलिए इस साल WHO ने बोला नहीं, पहले डायग्नोसिस बनाओ, पेशेंट को प्रोलॉन्ग ना करो, और दूसरा पार्ट डायग्नोसिस का कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। और डॉक्टर साहब अभी आपने सुपीरियस ड्रग्स बोला, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो जेनरिक ड्रग से हम हट रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैं इनका बड़ा एक मोनोपोली है, वर्ल्ड में है। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं जो सुपीरियस फॉर एग्जाम्पल डायग्नोज भी हो गया, ठीक है, पता भी है, अगर ड्रग जो प्रिस्क्राइब की डॉक्टर ने, अगर वो सुपीरियस हो, उसमें कुछ है ही नहीं सॉल्व जो उसको क्योर करने के लिए, तो फिर उसको उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए 2022 में मेडिकेशन सेफ्टी इसका था थीम। 2022 कितना अचीव किया हमने? अगर है तो काफी अचीव किया, क्योंकि इस वक्त ड्रग कंट्रोलर जो है काफी सख्ती से काम कर रहे हैं। अब इस साल मैंने देखा हर केमिस्ट से वो सैंपल लेके जाते हैं और काफी स्पूरियस ड्रग्स मिलती हैं, और काफी केमिस्ट की दुकानें भी सील कर दी जाती हैं, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट हो गई है। बट आपको पता है ह्यूमन नेचर है, अंडरग्राउंड बड़ा कुछ होता है, ग्रीननेस तो डेफिनेटली। लेकिन ब्रांडेड जो मेडिसिन होती हैं उसके बारे में कोई शक नहीं है, और जेनरिक मेडिसिन हैं उसमें भी जो जेनरिक ऑफिशियल हैं, कुछ जेनरिक भी सुपीरियस हैं, इसके बारे में बताऊं, लेकिन उसके बारे में बड़ा डिफ्रेंशिएट करना बड़ा टफ होता है। लेकिन जो भी जन औषधि से दवाई मिलती है वो उसका स्टैंडर्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, जन औषधि शॉप। तो लोग उसकी तरफ क्यों नहीं जाते, कॉस्टली ड्रग्स क्यों लेते हैं, क्या है? थोड़ा डॉक्टर साहब बताइए आपने। उसका मैं ये बात कहूंगा, एक तो उसमें हर एक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, 90% अवेलेबल है। दूसरा क्या होता है
कि कई पेशेंट्स जो होते हैं, जो हालात ऐसे होते हैं, तो डॉक्टर्स उनको अपनी तरफ से कन्विंस करते हैं वो मेडिसिन से। दूसरा, इनडायरेक्टली बोलूंगा, फार्मा इंडस्ट्री का होल्ड अभी भी है और फार्मा इंडस्ट्री प्रिवेल कर रही है। तो फार्मा इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से ये जन औषधि के लोग नहीं प्रेफर करते। दूसरा, जन औषधि शॉप हर जगह नहीं है, ये दूर दराज इलाकों में नहीं है जन औषधि। चलिए, ये आ गया डायग्नोसिस पे हमने जो बात की। तो ये जो देखा जाता है, जो एक तो बात आ गई कि डॉक्टर है, ठीक है, जो नया डॉक्टर है वो थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस होगा, जो पुराना है उसको एक्सपीरियंस होगा, उसने प्रैक्टिस उसके उस पर काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा जो इस प्रोफेशन में। मैं अभी थोड़ा हट के बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आजकल तो स्पेशलाइजेशन हर एक स्ट्रीम में है, हार्ट का अलग है, नेफ्रोलॉजी है, जो आपका ये। तो अगर कोई दूसरे के काम में ट्रांसग्रेस करे, जो मतलब जो एक्सपर्ट नहीं है, अगर वो अपने आप को पोज करे, जहां वो समझो एक आप लगा लो हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, आम डॉक्टर है, तो वो अपने आप को पोज करता है, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, मैं फलाना सर्जन हूं, तो उससे और उसको आप क्या देंगे कि उसने क्या काम किया, उसको क्या आप डेजिग्नेट करेंगे? देखिए, क्या करेंगे? उसको ब्रांड करेंगे? पोज कोई भी नहीं कर सकता। अगर को हार्ट स्पेशलिस्ट तो हार्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन हर एक डॉक्टर ने एमबीबीएस की है, बेसिक ठीक है, लेकिन वो पेशेंट की ऑप्शन है। पेशेंट चाहे तो किसी अपना ट्रीटमेंट हार्ट की बीमारी किसी और डॉक्टर से भी करवा सकता है, वो पेशेंट, लेकिन कोई डॉक्टर पोज नहीं कर सकता। नहीं, अभी मैं और आगे जाता हूँ इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई माय सेल्फ। मैं कहता हूँ कि अगर कई बार क्या है, कुछ क्रैक्स हैं, जो समझो, जैसे मैं डॉक्टर्स को नहीं कर रहा, चाहे एमबीबीएस है, मतलब जनरल हमारे फिजिशियंस हैं जो वो काम करते हैं, तो इसमें मैं वो एमबीबीएस, मैं कहता हूँ एक डॉक्टर जिसने, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, अगर वो मेडिसिन देता है एलोपैथिक वाली, एलोपैथिक प्रैक्टिस करता है गांव में, फारफलंग एरिया में, और सारी वो क्या करता है, पुड़ियां बना के देता है वर्चुअली ये मेडिसिन ये आपकी एलोपैथिक है, तो उसमें आप क्या कहोगे कि क्या उसमें? ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस। मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो दिस इज मेडिकल नेग्लिजेंस। मतलब ये इंटेंशनल है, इंटेंशनल, तो नेग्लिजेंस भी नहीं कह सकते आप, वो तो आप अगर कोई सर्जरी में आएगा, नहीं, इसमें सिविल केस बन सकता है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बंदा जानते हो, ये तो फ्रॉड है, मतलब ये तो प्लेइंग ऑफ द फ्रॉड है ना, ये तो फ्रॉडुलेंट एक्ट है। नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की क्लियर गाइडलाइंस है, इवन कोर्ट की गाइडलाइंस है कि होम्योपैथिक वाला एलोपैथी नहीं। तो वो हम ये कहेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो अपनी प्रैक्टिस करें, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आयुर्वेदिक जो हमारी वो एक इंडिपेंडेंट पद्धति है वो, लेकिन वो जो पेशेंट हैं एलोपैथिक वाले जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, होम्योपैथिक के पास भी काफी भीड़ होती है और आयुर्वेदिक वाले को भी, लेकिन मैंने कहा कि ट्रांसग्रेस नहीं करें एक दूसरे के काम में। इसमें मैं एक बात ये मैं कहना, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स की बड़ी शॉर्टेज है, इसको देखते हुए हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक फैसला ये लिया, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देके उनको डेजिग्नेट किया मिड लेवल हेल्थ वर्कर, MLHP, मिड लेवल हेल्थ फिजिशियन या वर्कर। उनकी ड्यूटी सब सेंटर्स में लगाई गई है, तो वो वहां पर सिर्फ डायग्नोज करेंगे, बीपी चेक करेंगे, वो करेंगे, मेडिसिन नहीं लिख सकते, लेकिन मेडिसिन का वो बीपी भी देखेंगे, सब का करेंगे, अपना ट्रीटमेंट भी करेंगे, हम करेंगे, वो डायग्नोज करके रेफर करेंगे। वो तो एक पैरा मेडिकल वर्कर भी करता है। उनका कहने का मतलब था कि एक क्वालिफाइड जो आदमी है वो दूर दराज इलाकों में चलिए अब इससे हट जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं जहाँ क्या कहते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी जो बात है, एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, सब कुछ है, तो जब वो डायग्नोज में जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन जाता है, जहाँ कोई और किस्म का करता है, तो वो सेफ्टी से बाहर होके, जो आज का दिन है पेशेंट के सेफ्टी का है, उसको, तो वो अगर जो ड्यूटी वो करता है टुवर्ड्स पेशेंट,
क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जैसे आपने कहा, किसी डॉक्टर के पास चला गया, किसी हॉस्पिटल में चला गया, तो वो फिर ड्यूटी बाउंड हो जाता है डॉक्टर, हॉस्पिटल उसको ड्यू केयर प्रोवाइड करना। तो अगर ड्यू केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो भी है, जो हमारा है, तो अगर उससे हटेगा, मैं अपनी अभी मैं क्योंकि ये मैं लीगल भाषा में बोल रहा हूँ जी तो वो अगर तो वहां पे ब्रीच होती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी, ड्यू डिलीजेंस ध्यान नहीं लिया गया, जहां केयरलेसनेस दिखाई, तो वो आ जाता है नेग्लिजेंस। और उससे जब मेडिकल एक डॉक्टर करता है, से जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है, तो फिर हो जाती है मेडिकल नेग्लिजेंस। तो मैं डॉक्टर साहब जो थोड़ा सा बता दूं आपको, मैं आपके हवाले करूंगा। ये दो किस्म की नेग्लिजेंस होती है, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल नेग्लिजेंस मैं वो बताऊंगा कि उसमें क्या होता है कि इसका कोई जो एक आप कह सकते हो एरर हो गया, मिस्टेक हो गया कि पूरा ड्यू डिलीजेंस नहीं अपनाई गई, लेकिन कुछ वो सिविल में कह सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं लोग, और जहाँ जो कॉमन लॉ है, जो लॉ कार्ड्स हो है, उसमें सिविल कोर्ट में जाते हैं। तो एक जो नेग्लिजेंस है जिसमें आपको अपरेंटली लगता है कि डॉक्टर साहब ने गलती की है, और वो फिर इसको हम एक हमारे पास रेस एब्सोल्यूटर है, तो वो हम उसको क्रिमिनल ट्रायल की जाते हैं, क्रिमिनल। अभी आप बताओ, ये आपने देखा होगा ये क्यों होते हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर्स, और डॉक्टरों को ये कंपनसेशन ये देना पड़ती है। और देखो हॉस्पिटल्स, मैं आपको बताऊं, हर डॉक्टर जो है, जब हम एमबीबीएस करते हैं, ज्वाइन करते हैं, हम हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। कोई भी दुनिया का डॉक्टर जो है अपनी पूरी जो उसके जान पड़ता है वो ट्रीटमेंट करता है, और एरर इन डायग्नोसिस को हम नेग्लिजेंस कभी नहीं कहेंगे। कोई भी डॉक्टर कहीं भी बड़ा भी कॉम्पिटेंट वो एरर इन डायग्नोसिस कर सकता है, तो इसको हम नेग्लिजेंस नहीं कहते। हो सकता है। लेकिन जो आपने बताई रेस इस्पा लोक्यूटो, यानी कि थिंग्स स्पीक ऑफ देमसेल्फ। समझो आप ऑपरेशन किया सर्जिकल, तो बीच में वो उसमें गाल छोड़ दिया, दैट इज नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल, आपको राइट लेग की सर्जरी करनी है, जो आपने लेफ्ट लेग की कर दी, आपको ब्रेन के राइट साइड पे ट्यूमर पे लेफ्ट को खोल, जैसे आपको बड़ी देर पहले श्रीदेवी जो एक्टर थी, उसकी मदर का लेफ्ट साइड एक चेंज हो गया, दूसरी साइड ऑपरेट कर दिया उसने, सो शी बिकेम वेरी सीरियस। सिमिलरली एक और इंसिडेंट, मैं हैरान हूं कि एक दो महीना पहले मैं अखबार में न्यूज पढ़ा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गई। अमेरिका जैसे मुल्क में इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई कि एक हॉस्पिटल में अलाबामा में एक डॉक्टर ने इमरजेंसी केस आया, उसके 70 ईयर्स ओल्ड आदमी था, उसको इमरजेंसी केस आया था, उसने उसको बोला कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, आपकी स्प्लीन को रिमूव करना है। तो डॉक्टर ने कंसेंट भी ली, जैसे आपको पता कंसेंट लेना जरूरी है। उसके बाद उसने लैप्रोस्कोपिकली बजाय स्प्लीन के लिवर निकाल दिया, और लिवर क्योंकि काफी ह्यूमरस, और लिवर निकालते निकालते इतनी ब्लीडिंग हुई, पेशेंट की डेथ हो गई। तो दैट इज कॉल्ड। इस किस्म के केस डॉक्टर साहब बहुत हैं। एक अगर मैं तो एक मेरे पास लिस्ट है, तो उन्होंने कहा ये एक यहाँ का है आपका, ये अपना ये इसका कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो उसको एडमिनिस्टर किया ऑक्सीजन, उसमें एम्प्टी था। ये बड़े केस हैं, ये आपने लुधियाना का केस है सीएमसी का, और बड़े केस हैं जिसमें जो मेडिकल नेग्लिजेंस जो आपने जो उस किस्म की थी क्रिमिनल, जिसमें 304, लेकिन अभी चेंज हो चुका है। डॉक्टर्स के लिए अलहदा 106 है, और उसमें मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, उनको सेव किया गया। हाँ, देखिए इसका कारण इसलिए किया गया है क्योंकि अगर लॉ फ्लेक्सिबल होगा तो डॉक्टर भी दिलेरी से काम करेंगे। बिल्कुल, अगर लॉ इतना सख्त होगा तो डॉक्टर दिलेरी से काम नहीं कर सकते हैं। इसका मैं आपको आफ्टर इफेक्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल, पिछले 4 साल से एमडी एंट्रेंस के लिए जो टॉपर्स हैं वो रेडियोलॉजी डर्मेटोलॉजी में जा रहे हैं। मतलब है जो टॉपर है, जो एक्सपर्ट लड़का है, तो अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि ये तो बिल्कुल आपकी बात जो है डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है कि अगर हर एक मतलब उसको वहां पे हॉस्पिटल में कम काम करना है, क्लिनिक में कम करना है, उसको अगर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा सिविल नेग्लिजेंस के लिए, तो वो जबकि ठीक है मिस्टेक होती जैसे आपने कहा। लेकिन एक और बात हमारे एक डिस्कस की मैंने एक मेडिकल नेग्लिजेंस पे एम्स अपना जो विजयपुर वाला है इसमें बात की, तो हमने कहा वहां पे कि जो एडवोकेट
जो है ना अपने एडवोकेट, जो ये लायर्स प्रोफेशन है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर फॉर्म के दायरे में ना लाया है, जबकि जो डॉक्टर्स हैं इनको कंज्यूमर फॉर्म के बीपी शांता वाली जजमेंट आई थिंक उसमें अभी भी डॉक्टर्स को, और वो एक और आया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस जजमेंट को, जो डॉक्टर, जैसे आपने कहा डॉक्टर कभी गलत नहीं करेगा और जानबूझ के नहीं करेगा, ऐसे नेग्लिजेंस नहीं करेगा, लेकिन कुछ होता है तभी ये कोर्ट केस होते हैं, और जो ग्रास नेग्लिजेंस के होते हैं, कंज्यूमर में होते हैं, सिविल, तो कोई बात है, और पेशेंट भी चाहता है भगवान की तरह ट्रीट करता है आपको, डॉक्टर्स को, उसका भी है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है, इसको मैंने पीछे कहा था जहां वहां मेरे अपने लेक्चर में, मैं डॉक्टर साहब आपको कहूं कि एक कंजेंट फॉर्म जो है, हमारा जो भी सिस्टम है, डॉक्टर्स को एडवाइस है, जो हॉस्पिटल को ये एडवाइस है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने जो पेपर वर्क है वो बिल्कुल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कल कोई कोर्ट केस होगा तो आप दिखा सकते हैं। और जो शुड बी इंफॉर्मेटिव कंसेंट होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्म करना है कि ये मामला है भाई, ये डेथ भी हो सकती है, इसमें चांसेस है, सर्जिकल ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, इंटरवेंशन रिक्वायर्स है। तो एक डॉक्टर साहब और बड़ा एक हम इसमें ऐड करूंगा मैं, आपने सुना होगा एक गोल्डन आवर, जो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग पड़े रहते हैं, कोई उसको उठाता नहीं, तो एक आवर उन्होंने कहा है कि 1 घंटा है उसको गोल्डन आवर का उन्होंने दिया है, तो उसके बारे में है। तो जो लोग उनको उठाते हैं मौके से, उनको गुड समार्टियन कहते हैं। तो जी भी उसमें डॉक्टर भी हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड, आम आदमी उठा के, एक आम आदमी होगा हॉस्पिटल में ले जाएगा, तो वहां पे उसको इलाज हो जाएगा। और एक गाइडलाइन आ गई है, जो लॉ बन गया है कि भाई जो डॉक्टर जिसके पास भी आता है वो एक्सीडेंट केस में, एक्सीडेंट की तरफ जा रहा, जहां वो हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि पहले आप रिपोर्टिंग करो, पुलिस रिपोर्टिंग, जब पैसा जमा करवाओ इसके इलाज का, तो तब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑब्लिगेटरी है, उन्होंने कहा लीगल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन डाल दी है उस हॉस्पिटल, उस डॉक्टर पे कि भाई आपको पहले इलाज करना है, अदर फॉर्मेलिटी चलती रहेगी। और एक और जो अभी हम बात करेंगे, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है डॉक्टर साहब, मैं आपको एक्सपीरियंस है, सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए, तो ये हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, उसके साथ कोई नहीं है, तो फिर भी प्रोटेक्शन जो हमारा पहले था 92 जो सेक्शन थी, तो एक कंजेंट की भी सेक्शन 88 थी जो हमारे इंडियन पीनल कोड में थी, और जो 92 है वो भी सेक्शन, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन भी है 26 और 30 BNS में। तो वो जो ये 2 चीजें आई हैं, तो उसमें प्रोटेक्शन है कि अगर उसके साथ कोई नहीं है तो उन्होंने कहा कि वो गुड फेथ पे ऑपरेट करते हैं सर्जिकल। और वैसा ही अगर कोई रोड साइड पे है, वो डॉक्टर जा रहा है, तो सर्जिकल अगर वो ऑन स्पॉट पे जहाँ कुछ कोई भी फर्स्ट एड देना चाहता है तो दे सकता है। तो आप थोड़ा सा ऐड करें, क्या जो मैंने कहा चीजें, क्या ये चीजें क्या प्रैक्टिस में मौके पे ऑन स्पॉट कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, और ये बुरी। सर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स 100% कंप्लाई कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि मैं मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट रहा हूं गांधीनगर में। मेरे साथ भी ऐसे किस्से आए हैं काफ़ी, जब किसी के साथ कोई भी नहीं होता, हमने ट्रीटमेंट में कभी, हम लोग पुलिस चौकी को इन्फॉर्म करते थे, डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट करते थे, हम पुलिस चौकी को सेकंड जो हमारा स्ट्रिंग था इन्फॉर्म करते थे, आप अपना मेडिको लीगल वर्क करो, हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो दिस इज ए फैक्ट, दिस इज बीइंग डन, हर जगह हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को एक एडवाइस हर एक को है कि एक प्रॉपर कंसेंट, जैसे आपने बोला, दैट इज मैंडेटरी। दूसरा एक होती है हाई रिस्क कंसेंट। 2 कंसेंट होती है, एक नॉर्मल कंसेंट होती है, जैसे किसी का गॉल ब्लैडर का नॉर्मल ऑपरेशन होना है, नॉर्मल कंसेंट। एक पेशेंट इंजरी करके इमरजेंसी में आता है, उसकी हाई रिस्क कंसेंट। और हाई रिस्क कंसेंट खाली लिखाना नहीं है, हमने पेशेंट्स को बताना भी है कि पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे भी डेथ हो सकती है, वो भी हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है, इन केस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हम जब कोर्ट में केस जाता है तो वो एक्सपर्ट पैनल को रेफर करते हैं, तो उसमें देखे हैं क्या वो जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं डॉक्यूमेंटेड है हमारे टेक्स्ट में। अगर हमारे टेक्स्ट में वो कॉम्प्लिकेशंस डॉक्यूमेंटेड हैं,
तो वो नेग्लिजेंस नहीं वो मानी प्रिवेल करेगी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट तो मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए डॉक्टर साहब आपसे पूछे थे, मैंने जो बातें बताई आपको, तो ये आपका फिर मैंने, आप मेरे से एग्री करते हो कि उसको जो काउंसलिंग पेशेंट की, मुझे लगता है सर्जरी से जाने से पहले ही कर देनी चाहिए उसके साथ है, क्योंकि जो झगड़े होते हैं बाद में, जब पेशेंट कोई डेथ हो जाती है तो उसके जो साथ में लोग होते हैं वो मतलब वहां पे टकराव हो जाता है, कहीं पेशेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हमारे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो फिर बाद में उसको मेंटली प्रिपेयर होता है और बच जाए तो डॉक्टर को दुआ देता है, नहीं तो फिर इसलिए प्रॉपर कंसेंट और गालियां और थप्पड़ वगैरह भी। मैंने शुरू में आपको बताया कि इस साल का थीम है प्रोविजनल डायग्नोसिस, मैं कहता हूं उसके साथ था एक ऐड किया कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक चीज मैं आपको बताना चाहता था कि साइट ऑफ ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ ऑपरेशन कौन सा प्रोसीजर करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव, पेशेंट को बताना है भाई हम आपकी ब्रेस्ट सर्जरी कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं ना, यही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कुछ केसेस हैं, एग्जांपल दूंगा जैसे जो कंसेंट है इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, मतलब जो आप बात कर रहे हैं। एग्जांपल, क्योंकि मैं खुद सर्जन हूं, मैं बताना चाहता हूं जैसे किसी की ब्रेस्ट सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूव करना, लेकिन हमने पेशेंट को पहले बताना है आपका ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ सकता है, बहुत जरूरी है। नंबर 2, किसी को कैंसर है प्रोस्टेट का, हो सकता है हमने उसका टेस्टिस रिमूव करना है, लेकिन हमें कंसेंट लेनी है, योर टेस्टिस कैन बी रिमूव। तो इसीलिए आपने तो मैं ये कहूंगा आपको, ठीक है आपने बात की, तो मैं और आगे जाऊंगा, इन ऑर्डर टू बी ऑन सेफर साइड डॉक्टर शुड उसको पहले काउंसलिंग करे 2-4 दिन, जो उसके जो इसके साथ हो अटेंडेंट है उसको, और उसको ये नहीं कहे कि वो भागे, उसको ड्राइव भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, उसको पॉजिटिव साइड में जैसे भी है। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब आज काफी अच्छा रहा, तो आप आए, तो आज दिन भी बहुत बड़ा था, ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है, आप लोगों का जिम्मेवारी बनती है, पेशेंट की भी ठीक है जिम्मेवारी है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखे, हेल्थ जो केयर है और अपनी सेफ्टी रखे। तो आज हमने 2 चीजें डिस्कस कर दी, ये जो सेफ्टी है पेशेंट की, और साथ साथ में कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे कहा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो उसमें हमने मेडिकल नेग्लिजेंस तो ओवरव्यू दिया। तो ये तो काफी लंबा है डॉक्टर साहब, अगर करते रहेंगे ऐसे तो फायर सेफ्टी है, बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन सेफ्टी है, बड़ा कुछ है। बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरी तरफ से आप सबको विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। थैंक यू।